बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैर ऑफियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फेजेस ऑफ सिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन, सिस्टम डिज़ाइन, सब सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, सिस्टम इंस्टॉलेशन, सिस्टम एवोल्यूशन एंड लास्ट वन इज सिस्टम डीकमीशनिंग। तो इन सब को हम वन बाय वन देखते हैं इन डिटेल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव। सिस्टम मॉडलिंग। इससे पिछले लेक्चर नंबर 3 में हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन एक्टिविटी ये दोनों फेजेस डिटेल में कर चुके हैं। तो इन दोनों की बेसिस पे सिस्टम मॉडलिंग की जाती है। सिस्टम मॉडलिंग के लिए हम स्पाइरल मॉडल इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास सामने जो नज़र आया ये स्पाइरल मॉडल है। इसमें होता ये है कि यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट लिया, यहाँ से मूव, इस रास्ते के साथ साथ मूव करते जाएंगे और यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम डेफिनेशन का फेज मिला। प्रॉब्लम डेफिनेशन मीन्स कि हम सिस्टम क्यों बनाने जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या ज़रूरत पेश आई। उसके बाद हम नेक्स्ट जब मूव करेंगे तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स का आएगा। तो रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रॉब्लम डेफिनेशन होती है। रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद हम नेक्स्ट जो मूव करते हैं उसमें इन दोनों की बेसिस पे हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं सिस्टम का, और देन हम नेक्स्ट मूव करके रिव्यू पे आते हैं। रिव्यू में जो हमने अभी तक बनाया, जो डिज़ाइन बनाया, उसको देखते हैं और देन फिर नेक्स्ट देखिए ऊपर को हम मूव करते जा रहे हैं। अभी यहाँ पे आ गए, दोबारा प्रॉब्लम डेफिनेशन पे पहुंचे, तो यहाँ पे दोबारा प्रॉब्लम को डिटेल में देखेंगे, फिर इसमें से फर्दर हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे और ऐसे मूव करते जाएंगे। फिर दोबारा डिज़ाइन के अंदर हम चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंगली, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो रिव्यू पे आएंगे, और इस तरह से हमें एक रियल पिक्चर जो है हमारे सिस्टम की मिल जाएगी और हम एक सिस्टम मॉडल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सिस्टम आर्किटेक्चर में भी प्रेजेंटेड एज अ ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम के अंदर हम पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमने अभी पीछे देखा फेज सिस्टम आर्किटेक्चर में, और उसमें सब सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है सिक्योरिटी सिस्टम की, जो कि बर्गलर अलार्म सिस्टम है। इसमें देखें ये ब्लॉक डायग्राम है। तो सिस्टम आर्किटेक्चर इस तरह से शो करवाते हैं। इसमें सब सिस्टम्स हैं, ये अलार्म कंट्रोलर है। एंटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन रेक्टेंगल्स के अंदर, और ये जो लाइंस और एरोज हैं ये हमें डाटा की डायरेक्शन और उसके फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे दिखाने का मकसद यही था कि ब्लॉक डायग्राम इस्तेमाल की जाती है सिस्टम आर्किटेक्चर में। जो हमने पीछे रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम जो डेफिनेशन है उसकी बेसिस पे जो आर्किटेक्चर बनाया उसको हमने ब्लॉक डायग्राम की मदद से यहाँ पे शो करवा दिया। इसमें रेक्टेंगल्स और एरोज और लाइंस यूज हो रहे हैं। सब सिस्टम डेवलपमेंट ये तीसरा फेज है। ड्यूरिंग द सिस्टम डिजाइन द सब सिस्टम्स आर आइडेंटिफाइड। आप जो आपका ओवरऑल सिस्टम है उसको सब सिस्टम्स में डिवाइड कर देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से मॉड्यूल, सब सिस्टम्स हमें रिक्वायर्ड है। दिस में इन्वॉल्व स्टार्टिंग अनदर सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल सब सिस्टम। और हर सब सिस्टम जो होगा वो अपनी जगह पे पूरा सिस्टम है, तो उसके लिए हम पूरा एक प्रोसेस जो इंजीनियरिंग का है वो फॉलो करेंगे। सम ऑफ द सब सिस्टम्स आर कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, यानी COTS सिस्टम्स। ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो हम बने बनाए सिस्टम जो है इन पे करके ले लेते हैं और अपने सिस्टम के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ताकि हमें जो है टाइम उसकी बचत हो जाए और हम अपना काम जो है कोई क्लिक कर सकें। सब सिस्टम्स आर यूजुअली डेवलप्ड इन पैरेलल। सब सिस्टम्स हैं उनको आमतौर पे हम जो है एक ही गो में पूरी टीम जो है वो डेवलप कर रही होती है। 4 स्टेप जो है सिस्टम इंटीग्रेशन है। जो हमने पीछे सब सिस्टम डेवलप कर लिए, कंपोनेंट्स कर लिए, तो अब मरला जो आया है उनकी टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेट करने का है। इंटीग्रेशन कैन बी डन यूजिंग द फॉलोइंग अप्रोचेज। इसके लिए ये अप्रोचेज यूज होती हैं 2, एक बिग बैंग के नाम से और दूसरी इंक्रीमेंटल के नाम से। तो बिग बैंग जो है इसमें बेसिकली जितने भी हमने सब सिस्टम्स अभी डेवलप किए, कंपोनेंट्स डेवलप किए,
तो उनको हम एट अ टाइम इंटीग्रेट करते हैं। तो इससे ये होता है कि हम क्विकली अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम आ गया तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से कंपोनेंट में, कौन से मॉड्यूल के अंदर, सब सिस्टम के अंदर ये फॉल्ट है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन की अप्रोच है, ये दूसरी जो अप्रोच है, इस लिहाज से कि एक जब सब सिस्टम को दूसरे सब सिस्टम से हम इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद तीसरा आएगा, तो जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा तो हम फौरन आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन से मॉड्यूल में, कौन से सब सिस्टम में एरर है। इस तरह से इजी हो जाता है। सिस्टम एवोल्यूशन ये 5वां फेज है हमारा सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम में चेंज, फोर्सिंग चेंजेस टू द सिस्टम। मतलब इसमें चेंजेस की जरूरत हो सकती है। एवोल्यूशन में यही होता है कि यूजर देखता है और देखता है कि उसकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं नहीं। अगर नहीं हो रही तो उसमें चेंजेस की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर एक जगह आप एक मॉड्यूल में चेंज करेंगे तो हो सकता है वो चेंज हमें दूसरे मॉड्यूल में भी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से एक टाइम कंज्यूमिंग काम है और उस पर डेफिनेटली कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। सिस्टम इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट। द प्रोडक्ट मस्ट बी टेस्टेड इन अ रियल इन्वायरमेंट। The product first must be deployed in the staging environment and check for any deployment issues. तो पहले यही होता है कि बाई पार्ट्स या पार्शली जो है ना इन स्टेजेस के लिहाज से हम जो सिस्टम है वो इंस्टॉल करते हैं, डिप्लॉय करते हैं और चेक किया जाता है और जो फीडबैक होती है उसके मुताबिक जो है उस सिस्टम को लेके चलते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो उसको सॉल्व करते हैं। If there are no issues, then the code should be deployed to production for client feedback. यानी कि अगर उसमें कोई एरर नहीं आ रहा तो एज ए होल पूरा सिस्टम जो है वो वर्किंग इन्वायरमेंट जो होती है, एंड यूज़र होता है, वहाँ पे जाके हम उसको इंस्टॉल करते हैं और यूज़र की फीडबैक का जो है वो हम आंसर देते हैं, उसको देखते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ताकि यूज़र को सेटिस्फाई किया जा सके और उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो सकें। अच्छा, इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी है लेगेसी सिस्टम्स। ये आपको पता होना चाहिए। लेगेसी सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो पुराना हार्डवेयर यूज़ किया होता है और पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हमने सिस्टम डेवलप किया होता है और उसको कई सालों से हम लेके चल रहे होते हैं और हमारी कंपनी की आम ज़रूरत बन चुका होता है। उसका एक बड़ा अहम रोल, बड़ा क्रिटिकल रोल होता है हमारे बिजनेस के अंदर। तो हम उस पर टोटली हमारा बिजनेस उसी के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। तो उसको यूज़ करना मतलब हमारी मजबूरी है और उसको लेके चलना या उसको चेंज करना, नई टेक्नोलॉजीज लेके आना, नया सिस्टम लेके आना इतना आसान नहीं है। इसकी एग्जांपल आप बैंक्स की जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो ले सकते हैं कि जो यूज़र्स के अकाउंट्स होते हैं उनको वो लेके चल रहे होते हैं, तो सिस्टम को चेंज करना वो इतना आसान नहीं होता। तो ऐसे सिस्टम्स को हम लेगेसी सिस्टम्स कहते हैं। Legacy systems are socio-technical computer-based systems that have been developed in the past, often using older or obsolete technology। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो systems होते हैं ये बेस करते हैं हमारे पुराने हार्डवेयर पे और जो पुरानी टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको यूज़ करके इनको डेवलप किया होता है। तो इनको हम लेगेसी सिस्टम्स कहते हैं। 7th जो फेज़ है वो सिस्टम डिकमिशनिंग। ये लास्ट फेज़ है, ये उसकी एक तरह की रिटायरमेंट फेज़ है। इसमें वो हमारा सिस्टम रिटायरमेंट हो जाता है, उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। व्हेन द सिस्टम इज डिकमिशनिंग, कंपोनेंट्स दैट आर नॉट वर्न कैन देयरफॉर बी आइडेंटिफाइड एंड रीयूज्ड इन अदर सिस्टम्स। मतलब ये कि अब ये सिस्टम हमारे यूज़ का नहीं है, हमने नया सिस्टम बनवाया है या बनवा रहे हैं, तो इसका जो हार्डवेयर है, ये जो हमारा पुराना सिस्टम है जिसको हम डिकमिशनिंग कर रहे हैं, इसका हार्डवेयर हम किसी और मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हम जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि जो इसके अंदर डाटा हमारा है वो उसको हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए हम सेव कर सकते हैं। तो डिकमिशनिंग से पहले ये हमने काम देखने होते हैं, इनको ज़रूर करना होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।